आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आशा शुक्ला द्वारा लिखी कहानी भीगी भागी सी लड़की। आज सवेरे से ही बहुत उमस थी। लग रहा था कि आज बारिश के आसार हैं और सचमुच ऐसा हुआ भी। धधकते हुए सूर्य को जब अचानक ही एक झीझ बदली ने ढकने की कोशिश की तो उसकी तपते हुए सूर्य के साथ आंख मिचौली शुरू हो गई। जल्दी ही बदली का साथ देने के लिए बादलों की फौज आ गई और आखिरकार सूर्य को परास्त होना ही पड़ा। उन्होंने आसमान को ढक लिया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और रिमझिम फुहार शुरू हो गई। पापा, चाय लो। परी सी शक्ल की नन्ही परी की चहकती आवाज़ गूंजी। रख दो बेटा। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो किचन में है और पकौड़ी बना रही हैं। आपने देखा ही नहीं। यह देखो मेरे हाथ में पकौड़ी की प्लेट है कि नहीं, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। सचमुच मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इतनी बड़ी लड़की और उसके हाथ में प्लेट को नहीं देख पा रहा हूँ। दरअसल मेरा ध्यान तो आसमान की तरफ था और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कल्पना में खोया होता हूँ तो आसपास की वस्तु का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह जाता। इस बात पर मैं बार बार झिड़की भी खाता रहता हूँ। बेटा, जब तुम्हारी मम्मी खाली हो जाए तो हम तीनों ही एक साथ चाय पियेंगे और पकौड़ी खाएंगे। कह देना अपनी मम्मा से जाकर, ठीक है? ठीक है। वो खुश होकर चाय और पकौड़े की प्लेट वापस ले गई। मैं फिर से खिड़की के पार थिरकती बूंदों के नर्तन और सतरंगी मायाजाल में खो गया। दूर क्षितिज तक फैली हरियाली हल्की बारिश के पर्दे में धुंधली हो रही थी। रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों के ऊपर बारिश की बूंदें टूटकर बिखर जाती। ये मेरे मन को अनायास ही खींचकर कहीं और ले जा रही थी। स्मृति की वीथिकाएं बाहें खोले मुझे अपने पास बुला रही थीं और धीरे धीरे मैं उनमें समाता चला गया। समय के एक अंतराल के पार जहाँ मेरा बचपन था, मैं था, मेरी अलमस्त दुनिया थी। मेरे संगी साथी थे, आम की बगिया थी। मेरे सारे खेलों का आयोजन जमा था। तभी कहीं से हमारे खेल के बीच में बाधा देने के लिए वह आ चपकी। बड़ी तूफानी लड़की थी वह, जिसका नाम था बरखा। ऐ अमित, मुझको भी खेलना है, उसने धमकी भरे स्वर में कहा। अचानक से एकाएक बीच खेल में बाधा आ जाए तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। मैंने भी तैश में आकर कहा, क्यों, तू कोई लाट साहब की रानी है क्या? तो फिर मैं खेल बिगाड़ दूंगी, उसने दबंगई दिखानी चाहिए। कैसे खेल बिगाड़ती है, मैं भी देखता हूँ। साथियों ने बीच बचाव करा दिया था और फिर वह इस बात पर राजी हो गई थी कि यह खेल खत्म होने के बाद वह खेलेगी। थोड़े ही दिनों में बरखा ने हम लोगों की टोली में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। गजब की फुर्ती, हिम्मत और बिंदास बेईमानी, इन चीज़ों के साथ वो खेल जीत जाती। अब हर टीम उसको ही लेना चाहती। थोड़े दिनों में यह हाल हो गया था कि हम लोग उसकी राह देखते थे। वह हमारे घर के सामने रहने वाले बैंक कर्मी उमा शंकर मिश्रा की साढ़ू की लड़की थी। मिश्रा जी की पत्नी मोहिनी की वह बहुत ही चहेती थी। उनकी छोटी बहन सुशीला गांव में रहती थी। उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सुशीला देवी के 2 बच्चे थे, एक तो बरखा थी, दूसरा लड़का विकास। क्योंकि उमा शंकर के बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए मोहिनी जब तब इस लड़की बरखा को अपने पास बुला लेती थी। बरखा से मेरा दोस्ताना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक तो वह मेरे ही नेचर की थी। मैं आम लड़कों से ज़रा हटकर हूँ। मैं नेचर के बहुत करीब रहना चाहता हूँ। मैं नेचुरल चीज़ों को पसंद करता हूँ। मैं कल्पनाओं में खो जाता हूँ। मेरी इस आदत को विचित्र मानकर सभी हंसी उड़ाते हैं और सनकी और पागल तक कह देते हैं।
कुछ कुछ ऐसी ही बरखा थी, दिल की साफ, जिद्दी और बहुत प्यारी। जब वह गई तो मुझे बहुत खाली खाली सा लगा। मैं बहुत उदास भी रहने लगा। समय ने करवट बदली और मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया गया। मुझे भी हॉस्टल में जाना पड़ा। मेरा घर छूट गया। फिर ऐसा क्रम चला कि जब मेरी छुट्टी होती तो बरखा नहीं आ पाती थी और जब बरखा आती तो मैं नहीं आ पाता था। समय गुजरता गया। बरखा से मुझे मिले हुए कई साल हो गए। अब मेरे मन में उसकी थोड़ी सी ही याद बची थी। अपनी पढ़ाई में उलझा हुआ मैं नई दुनिया देख रहा था। बीबीए के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर छुट्टी में मैं घर आ गया था। जून का लास्ट हफ्ता था। गर्मी अपने चरम पर थी और जैसे आग बरस रही थी। मौसम ने करवट ली। बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। सुहानी हवा जैसे तन को नहीं मन को भी सहलाकर गुजर जाती और मेरा रोम रोम पुलकित होकर नई दुनिया में सैर करने लगता। युवावस्था का आरंभ था, जहाँ सपने करवट लेना शुरू कर देते हैं। मौसम में नई रंगीनियाँ आ जाती हैं। जाने अनजाने कितने ही गीत होठों पर उतर आते हैं। उनमें कल्पनाओं की दुनिया सजने लगती है। एक तस्वीर बनती है जो अपने मन की मीत की होती है। मैं भी उन्हीं दुनिया में खोया हुआ एक धुंधली सी तस्वीर को पूरी करने की कोशिश कर रहा था। अपने कल्पनाओं के रंग भर रहा था कि बारिश की बूंदों ने उसमें और भी पंख लगा दिए। बारिश का मौसम तो मेरी कमजोरी है। यह मुझे बहुत ही पसंद है। मैं बारिश में भीगने के लिए छत पर आ गया और सहसा मैंने देखा कि मेरी कल्पना ने रंग भरकर एक आकार भी ले लिया है और वह छत पर घूम घूम कर थिरक थिरक कर बारिश में नहा रही है। मैंने आंखें मल कर देखा। नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, हकीकत थी। वास्तव में आज मिश्रा जी की छत पर कोई लड़की थी जो बारिश में भीग रही थी और वह भीगती हुई लड़की मेरे मन पर बिजलियां गिरा रही थी। इतनी सुंदर लड़की, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। यह मेरी कोई अपनी ही अधूरी कहानी है जिसे मैं ही पूरा करूँगा। अजीब अजीब से एहसास मेरे मन में भर रहे थे। अचानक ही उस लड़की ने मुझे देखा तो वह शर्मा कर नीचे भाग गई। यह मेरी पहली नज़र का प्यार था। उस भीगी भागी सी लड़की ने मेरे दिल पर कुछ ऐसी दस्तक दी कि फिर दोबारा नहीं गई। मैंने सवेरे उसके बारे में पता किया। अजी पता क्या करना, मैं तो स्वयं मिश्रा जी के घर गया। आंटी जी ने आवाज़ दी, बरखा, अमित आया है, देखो इसके लिए चाय बना लो। बरखा, जैसे मेरे दिल के तार बज उठे। तो क्या यह बरखा है? तभी यह जानी जानी सी लग रही है। थोड़ी ही देर में बरखा मेरे सामने चाय लेकर आई। अब यह बरखा पहले वाली बरखा नहीं थी। बड़ी होकर वह बेहद खूबसूरत भी हो गई थी। उसमें शर्मो हया के भाव भरे हुए थे। उसकी चाल में ठहराव था, नज़ाकत थी। आंखों में वह कशिश थी, होठों पर वह मुस्कुराहट थी कि मैं उसका बना तो फिर दोबारा उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सका। वहाँ से लौटा तो मैं बरखा का होकर लौटा। इसके बाद मैं जब तक घर पर रहा, किसी न किसी बहाने से मैं बरखा से मिलता रहा, बातचीत करने की कोशिश करता रहा। हालांकि मैं बरखा के सामने अपना कोई भी भाव प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन अंदाज़ा लगता था शायद बरखा भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी। धीरे धीरे मेरे जाने का समय भी आ गया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर जाना ही पड़ा। लेकिन जाते जाते मैं दुस्साहस करके बरखा के सामने अपने दिल को खोल कर रख देना चाहता था। तभी आंटी आ गई और मेरे मुंह पर जैसे ताला लग गया। बारिश आती रही जाती रही। इस बीच में मैं जब एक बार घर आया तो एक खबर सुनने को मिली और मेरे सपने टूट टूट कर बिखर गए। और वो खबर मोहिनी आंटी ने सुनाई कि उनकी बहन की बेटी बरखा, उसे तो जानते ही हो? उन्होंने मुझसे पूछा।
बरखा का नाम सुनकर मेरा दिल बेतरह धड़क उठा। हाँ, क्या हुआ बरखा को? मैंने डूबती हुई आवाज में पूछा। शायद मेरी छठी इंद्री ने किसी अनहोनी की सूचना मेरे दिल को पहले ही दे दी। असल में बरखा की सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। उसको गांव के ही एक दबंग युवक ने किडनैप किया और फिर उसका रेप किया। मामला पुलिस तक पहुंचा। कानूनी कार्रवाई करके उसे छुड़ाया गया, लेकिन इसके बाद से जो कहानी है वो बहुत ही डरावनी है। पूरे गांव में उनके परिवार की थू-थू हो रही है। बरखा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। यह कहकर मोहिनी आंटी सिसकने लगी। मैंने उनको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन क्या कहूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी सांत्वना को पाकर उनकी रुलाई का वेग और भी फूट पड़ा। अब बताओ, इसमें उसका क्या दोष है? उसका जीना हराम हो गया है। भला उससे कौन शादी करेगा? उसकी शादी की उम्र थी। मेरे मन में भयानक उथल पुथल मची थी। यह सच है कि समाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें उस लड़की का क्या दोष है? अगर उसने कुछ जानबूझकर किया होता तब तो वह दंड की भागी बन सकती थी, लेकिन बेकसूर उसे दंड मिले, यह तो अन्याय है। अगर यह अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बेशर्मी नहीं है। मेरी पढ़ाई भी अब करीब पूरी होने को थी। मैं सोचने लगा कि कहीं न कहीं मैं अपने भर के लिए पैदा कर ही सकता हूँ। मैं मन ही मन अपने को तौल रहा था। अब जीवन के संघर्ष में उतरने के लिए मेरे पैर मजबूती से जम पाएंगे या नहीं। घर आकर मैंने बरखा का जिक्र किया। अखबारों के जरिए बरखा की न्यूज़ घर में भी पहुंच चुकी थी। उसका जिक्र सुनते ही मैंने देखा कि सबके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। मम्मी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, उसका नाम मत लो। क्यों? उसने क्या किया है? मैं उनके मन की भावना को जानना चाहता था। उसने किया क्या है? अरे, उसमें जरूर उसका कुछ हाथ होगा, वरना ऐसे ही कोई एकदम किसी को किडनैप नहीं कर लेता। यह तो कहने की बातें होती हैं। ओह, इस मामले में भी शंका लड़की पर ही की जाती है। सुनकर मुझे बहुत दुख भी हो रहा था और शर्म भी आ रही थी। घर में ऐसा रुख देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने रात को डरते डरते अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं बरखा से शादी करूँगा। क्या? मम्मी को तो जैसे बिच्छू का डंक लगा। मम्मी सुनकर सन्न रह गई। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तगड़ा दहेज मिल रहा है, और तेरे पापा सुनेंगे तो तुझे घर में रहने देंगे? उनका स्वभाव तो तू जानता ही है, कितने सख्त हैं। हाँ मम्मी, मगर मैं बरखा से प्यार करता हूँ और केवल उससे ही शादी करूँगा और किसी से नहीं। यह क्या बकवास कर रहा है तू? न जाने कब पापा पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने हमारी बात सुन ली। मैं सकपका गया, लेकिन तीर तो हाथ से निकल ही चुका था। क्या तेरे दिमाग भी खराब हो गए हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अभी मामले को टाल देना ही उचित समझा और मन में सोच लिया कि आगे देखा जाएगा। इसके बाद मैं अपने लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए चला गया। जब लौटकर आया तो एक अलग ही नज़ारा पाया। पूरे मोहल्ले में खुसर फुसर की जो लहर मची थी वह मुझ तक भी आई। मम्मी ने विजयी मुस्कान से मेरे सामने आकर कहा, और सुन, तू गंदगी में डूबने चला था, मामला वहीं तक रहता तब भी गनीमत थी। लड़की माँ बनने वाली है और तू क्या सोचता है मैं दुनिया भर की गंदगी अपने यहाँ रख लूँगी? यह खबर मेरे लिए और भी सदमे वाली थी। मैं तो जैसे हताश होकर रह गया। मेरे अरमानों की दुनिया उजड़ती जा रही थी। मैं अपने आप को इस भरे संसार में बेसहारा समझ रहा था। पूरी रात मैं विचारों के भयानक झंझावात में घिरा रहा।
कभी स्वयं से सवाल करता, कभी अपने से ही लड़ता, कभी घर वालों के समर्थन में खड़ा होता, कभी उनके विपक्ष में खड़ा होता। एक तरफ तो यह समाज था, हैवानियत थी, जो अभी भी कुचले हुए को, सताए हुए को ही दंड देती है। दूसरी तरफ इंसानियत थी और मेरा प्यार था। वह प्यार शायद मैं जिसे आजीवन नहीं भूल सकूंगा। बारिश की टूटती बूंदों के बीच में प्रकृति की वह अनमोल रचना, जो मन से पवित्र है, खूबसूरत है, बेकसूर है, लेकिन उसे समाप्त किया जा रहा है। मन ही मन मैं उसके चेहरे से फिसलती बारिश की बूंदों के मोती अपनी अंजुरियों में समेटने लगा। उसके चांद से चेहरे पर आई भीगी लटों को हटाते हुए मैं बरबस ही उससे कह उठा, नहीं, मैं तुमको मिटने नहीं दूंगा। बेशक तुम मेरी मोहब्बत ना होती, तब भी मेरे मन में यही आता। मेरे मन में अब कोई संशय नहीं था, कोई अनिश्चय नहीं था। अब समाज की बदनामी का कोई डर नहीं था। आखिर मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रहा था। मैं एक नहीं, दो दो जीवन बचाने जा रहा था। मैं चट्टान की तरह अडिग था, जिससे मुझे कोई भी नहीं हिला सकता था, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। सवेरे उठकर मैंने अपने फैसले से घर में सबको अवगत करा दिया। घर में एक भयानक तूफान मचा हुआ था। मैं वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद मैं आंटी के सामने बैठा हुआ था और उनसे बरखा की कहानी सुन रहा था। आंटी बता रही थी कि बरखा तो एकदम गुमसुम हो गई है। इतनी ज़्यादा बदनामी और इन हादसों से गुजरते हुए उसे इतना सदमा लगा है कि वह बिल्कुल बोलती नहीं है और हर समय मरने की रट लगाई रहती है। जब से उसे प्रेग्नेंट होने की बात पता चली है, तब से तो उसने रही सही जीने की उम्मीदें भी छोड़ दी है। तब से उसने यह जिद ठान ली है कि वह अब जिंदा नहीं रहेगी। जब घर वाले उसे समझाते समझाते थक गए, लेकिन वह अबॉर्शन के लिए राजी नहीं हुई, तब मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। शायद माहौल बदलने से धीरे धीरे वह मेरी बात समझ जाए। वहाँ उसके गांव में तो उसका जीना ही दूभर था। मैंने आंटी के सामने अपना प्रस्ताव रखा तो आंटी विश्वास ही नहीं कर सकी। मैंने कहा, यही बात मैं कई साल पहले कहने वाला था, लेकिन आप आ गई थी तो बात अधूरी रह गई थी। आज वही बात मैं पूरी करने जा रहा हूँ। आंटी ने बरखा को बुलाया और यह खुशखबरी बरखा को सुनाई, लेकिन बरखा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या समस्या है, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं, तो उसके जवाब से मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी तो नाश हो चुकी है, मेरे साथ तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करोगे? तुम्हारे घर वाले कभी मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे। इस तरह से तुम्हारा अपने घर से हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा। कहकर वह रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रहे थे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, जीवन को पॉजिटिव में लो। हादसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन बहारें कभी नहीं रुकी। ये हम पर है कि हम उनका आनंद उठा पाते हैं या नहीं। यह तो एक हादसा था, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आखिरकार धीरे धीरे मैंने बरखा को समझा ही लिया और बरखा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दिया। अब बरखा उस नर्क के घेरे से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर रौनक लौट रही थी। जैसे बसंत आने के पहले पतझड़ होता ही होता है, सुहावनी बारिश के पहले भीषण गर्मी होती ही है, वैसे ही बरखा के आने से पहले भी घर में तूफान तो मचना ही था। घर में कोई भी तैयार नहीं हुआ। मैंने अंकल आंटी को गवाह बनाकर बरखा से कोर्ट मैरिज कर ली और दूसरे शहर में एक जॉब भी ढूंढ ली। इसके साथ ही साथ मुझे फरमान मिल गया कि घर से निकल जाओ, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। और इस बात के लिए तो मैं पहले से ही तैयार बैठा था। कमरा किराए पर लेकर मैं रहने लगा।
बरखा ने बेहद प्यारी सुंदर परी सी बच्ची को जन्म दिया था। मैंने उसका नाम भी परी ही रख दिया। मेरे अथक परिश्रम से 1 साल भी नहीं बीता कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अब मैं बैंक मैनेजर था। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परी को आंटी ने अपने पास रख लिया था, यह कहकर कि मेरी बरखा को तो तुम ले गए, अब इसकी जगह भरने के लिए परी आ गई। मेरे दोनों बेटे तो अब नौकरी करके दूसरे शहरों में बस गए हैं। मैं उनके पास कहाँ जाकर रहूं? उन्हें मेरे पास आकर रहने की फुर्सत नहीं, तो मैं तो अकेली ही रह गई। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, जैसे मैं बरखा को बुला लेती थी, वैसे तुम भी चाहो तो इसको बुला लिया करना। बरखा और मैं उनके इस स्नेह को ठुकरा नहीं सके और परी को उन्हें देना ही पड़ा। और हमारी शादी के बाद जो पहली बरसात आई तो मेरे जीवन में सारी खुशियाँ थीं। बारिश की वह बूंदें, अपने सामने बैठा हुआ मेरी कल्पनाओं का सजीव चित्र। मेरा इश्क मुझे मिल गया था, क्योंकि बारिश उसे भी पसंद है और वह बारिश में भीग रही थी। मैं उसे देख रहा था, मनचाहा गाना चल रहा था, एक लड़की भीगी भागी सी। कहाँ खो गए पापा? क्या मैं फिर से नहीं दिख रही? उसके इस मासूम सवाल पर मैं और उसके पीछे आकर खड़ी हुई बरखा दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। परी पकौड़े की प्लेट लेके खड़ी थी। बरखा ने सामने मेज लगाई और हम तीनों ही चाय पीने लगे। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, मेरे मम्मी पापा भी मुझसे नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि मैंने जो ये शादी की थी उसकी खबर समाचार पत्रों में भी छपी थी। सबने इसकी प्रशंसा की। कहीं कोई बदनामी नहीं हुई, क्योंकि अब सोच बदल रही है और सुनने को मिलता है कि मिश्रा अंकल आंटी के यहाँ परी जितना रहती है उससे ज़्यादा हमारे मम्मी पापा के पास रहती है। वे भी परी को बहुत प्यार करते हैं, यानी मेरा फैसला गलत नहीं था। अब हमारी फैमिली संपूर्ण फैमिली है, कहीं कोई कमी नहीं है। सामने इंद्रधनुष बन गया, परी इंद्रधनुष में खो गई। इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों की आभा हमारे घर में भी बिखरी है। मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि आप भी लिखने के शौकीन हैं तो मुझे अपनी कहानी आप ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मेरी आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, और अगर अब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।